इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का तीसरा अध्याय जिसका नाम क्या है, धातु एवं अधातु, इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये धातु क्या होता है और ये अधातु क्या होता है। तो विद्यार्थी सब अक्सर देखते हैं धातु और अधातु का परिभाषा डेफिनेशन कहेगा देने के लिए, तो वहाँ पे क्या करता है, क्या देता है जवाब, धातु उसे कहते हैं जो विद्युत का सुचालक होता है, धातु उसे कहते हैं जिसका गलनांक एवं कथनांक उच्च होता है, धातु उसे कहते हैं जिसकी एक अपनी खास चमक होती है, धातु उसे कहते हैं जो कठोर सतह से टकरा कर क्या होती है और क्या देती है, आवाज उत्पन्न करती है। तो इस तरह का जवाब देता है। अधातु के बारे में पूछेंगे कि आखिरकार अधातु क्या होता है। तो अधातु कठोर सतह से टकराती है तो चूर चूर हो जाती है, अधातु में खास प्रकार का चमक नहीं होती है, अधातु उष्मा का सुचालक नहीं होता है, अधातु से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो जनरली इस तरह का जवाब आता है। तो ये जवाब नहीं देना है। अब पूछेगा भाई आपसे धातु क्या है, आप जवाब दीजिएगा धातु वैसे पदार्थ को कहते हैं जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ये तो धातु का प्रॉपर्टी हुआ, प्रॉपर्टी का मतलब क्या, उसका एक गुण हुआ। ये जवाब नहीं देना है। अगर नहीं आते रहेगा अब तब आ जाए तो उस स्थिति में आप मान के चले नहीं आ रहे तब तो दे दीजिएगा, तो देना पड़ेगा वहां पे, तो वैसे छोड़ के आ जाएगा तो मार्क कट जाएगा। लेकिन हकीकत में धातु का डेफिनेशन क्या देकर आना है ये आपको यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आ जाए धातु किसे कहते हैं तो उस स्थिति में आपको लिखना है कि वैसे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहे, जिसके बाह्यतम कक्षा में जिसके भी बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जैसे कि मान के चले सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, ये सारे तत्व क्या है, ये सारे तत्व क्या कहलाता है, तो धातु कहलाता है। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कारण है इसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन का उपस्थित होना, प्रेजेंट होना। देखिए यहाँ पे सोडियम के बारे में ले रहे हैं, तो सोडियम के बारे में ले रहे हैं जैसा कि हम सभी वीडियो के अंदर में हम बताते आ रहे हैं कि किसी भी कक्षा में पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में भी 8। क्यों होता है आगे आने वाले समय के अंदर में आपको बताया जाएगा। चौथी कक्षा में 18, पांचवी कक्षा में भी 18। इस तरह से इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा के अंदर में वितरित होता है, यानी कि बटा हुआ रहता है। यानी कि पहली कक्षा में अधिक से अधिक आप इलेक्ट्रॉन 2 रख सकते हैं, उससे पीछा रख सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। दूसरी कक्षा में भी 8 रख सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं रख सकते, 8 से कम होगा तो चलेगा। तीसरी कक्षा में यहाँ पे जो भी दिखाई पड़ रहा है ना उतना रख सकते हैं, लेकिन उससे कम भी रख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रख सकते। इतना बात आप ख्याल रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे नीचे में जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहे प्रोटॉन की संख्या। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, तो प्रोटॉन की संख्या को कहेंगे हम लोग परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यदि किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या 15 है तो परमाणु संख्या कितनी होगी, तो 15 ही होगी, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है। यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है तो प्रोटॉन की भी संख्या और परमाणु संख्या भी क्या होगी, तो 18 ही होगी। इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, एक जैसा होती है। जब एक के बारे में पूछे और दूसरा पूछ ले उसका भी जवाब वही देना है। क्या किस तरह से पूछा जाएगा हम इसके बारे में हम आपको जानकारी दिए, एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। किसी तत्व में यदि किसी तत्व में परमाणु की संख्या 15 है तो प्रोटॉन की संख्या 15, इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 ही होगी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये आप देखिए पहली कक्षा में तो आप रख सकते हैं क्या, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 दीजिए। दूसरी कक्षा में 8 रख सकते हैं, 8 2 8 10, बच गया कितना, 1। किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में, बाहरी कक्षा में, सबसे बाहर में यही ना है, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहे या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे, धातु। इसका मतलब सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सोडियम कहीं ना कहीं क्या है, धातु है। इसके बाद देखिए मैग्नीशियम के बारे में, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या याद रखना पड़ेगा। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12। तो देखिए इसको करते सजाते हैं 2 8 2। इसके भी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, कैसे, क्योंकि पहला कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरा कक्षा में अधिक से अधिक 8, दूसरा कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 8। यहाँ पे 12 है तो 2 8 10 2 12। इसके भी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। एल्युमिनियम के बारे में आप देखिए, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13। इसके बाह्यतम कक्षा में देखिए कितना आता है, 2 8 3 2 8 10 और 3 13। इसको देखते हुए, परमाणु संख्या को देखते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉन को वितरित करने का प्रयास करते हैं। परमाणु संख्या है 13, यहाँ दे देंगे 5, तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 5 15 हो जाएगा। 15 तो फास्फोरस का हो जाएगा यहाँ का, जबकि यहाँ पे पूछ रहा है क्या, एल्युमिनियम का। तो परमाणु संख्या कितना है इसको ध्यान में रखते हुए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं अलग अलग कक्षाओं के अंदर। इस बात को ख्याल रखिएगा। तो 2 8 3 यानी कि इसके भी बाह्यतम कक्षा में
3 आया, तो जिसके भी बाह्यतम कक्षा में 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो धातु है। तो सोडियम में भी धातु होगा, मैग्नीशियम भी धातु होगा, इसके साथ ही साथ एल्यूमिनियम भी धातु होगा। इस तरह से आप ख्याल में रखिएगा। अब आइए धातु के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। ये एग्जाम ये परिभाषा देकर नहीं आना है। मान के चलिए जनरली क्या धातु के बारे में पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा, कई सारे स्टूडेंट से पूछेगा कि धातु क्या है, अधातु क्या है। वो कहेगा कि धातु वो होती है जो विद्युत का सुचालक होती है। एक बार तो ये सुनने को मिला कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, तो विद्यार्थी ने क्या जवाब दिया मालूम है? सर जी हम क्या जवाब दे सकते हैं धातु अधातु के बारे में? धातु धातु होता है, अधातु अधातु होता है ना। अधातु के बारे में देखिए यहाँ पे, वैसे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन रहे, उसे हम लोग कहते हैं अधातु। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, जितने भी गैस होती है मुख्य रूप से क्या होती है, तो अधातु होती है। जैसे मान के चलिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6 रखना पड़ेगा, तब 2, 6। इसको ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, वितरण करते हैं। अब देखिए दूसरा तत्व एलिमेंट नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, 2 पहली कक्षा में तो 2 ये रखिएगा, अब दूसरी कक्षा में कितना आएगा, तो 2 यहाँ पे हो गया, इसमें तो 7 है, तो 2, 5। अब देखिए यहाँ पे 16 है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 8, 2, 10, बच गया कितना, 8, 2, 10, 6 है बचा, तो 6 दे दिए। अब देखिए 17 है, 2, 8, 10, अब बच गया कितना, 7 है ना, तो 10, 7, 17। तो यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं 6 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, 7 देख रहे हैं। तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आ जाए, जैसे मान के चलिए नियोन आ जाएगा, नियोन का परमाणु संख्या 10, तो कितना आ जाएगा, 2, 8, ये आ गया ना, ये आ गया। किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसका मतलब कहीं न कहीं वो क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। तो कहेगा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है कि निम्नलिखित में अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है, निम्नलिखित में धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है। धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या हुआ, कहेगा कि वो प्रश्न देकर के आपसे पूछेगा कि धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन होगा। तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन होगा, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जब ये देखेंगे 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन धातु के बाह्यतम कक्षा में है, किसी भी तत्व के किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। धातु का पहचानने का क्या तरीका है, 4, 5, 6, 7, 8 देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर में, इसका मतलब उसको पहचान जाएंगे अधातु। ये देखेंगे 4, 5, 6, 7, 8 वो अधातु हो जाएगा, और 1, 2, 3 देखेंगे धातु हो जाएगा। इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में एक धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो 4 ऑप्शन दे देगा उसके अंदर में, अगर 1, 2, 3 आ जाएगा कहीं पर भी तो धातु को हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8 आ जाएगा, इसका मतलब अधातु हो जाएगा। तो ये तो पहचान जाइएगा, ऑप्शन में देखिएगा ना तो पहचान जाइएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए, अब हम लोग यहाँ से धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या होती है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। और ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव के लिहाज से और सब्जेक्टिव के लिहाज से पखमार्का के अंदर में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पूछ लेगा कि धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म लिखिए पखमार्का के अंदर में, याद नहीं तो पूछेगा निम्नलिखित में धातु के एक गुणधर्म नहीं है, निम्नलिखित में कौन धातु की विशेषता नहीं है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव के अंदर में तो निम्न में एक धातु का एक गुण है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव ग्रुप में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इन सब प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हमारे समक्ष में कोई धातु आए न आए, लेकिन कॉपर तो आता ही है, इसके साथ एल्यूमिनियम का बर्तन तो आता ही है, लोहा के बहुत सारे धातु हमारे संपर्क में आता ही है। तो भाई कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा को हम कैसे पहचानेंगे कि आखिरकार ये धातु ही है। तो उसके पहचाने का सबसे सरल तरीका है, जैसे कि मान के चलिए एल्यूमिनियम का कोई भी बर्तन या छोलनी लीजिए या करछुले लीजिए, कोई भी चीज लेते हैं तो उसको हीट के संपर्क में ले जाते हैं, तो क्या होता है उसमें हीट का प्रसार होता है। हीट क्या होता है, उसमें एक भाग से दूसरे भाग जाता है। मान के चलिए हम लोग जो है खाना बनाते रहते हैं, सब्जी पकाते रहते हैं, तो कोलछी जो करछुल जो होता है, करछुल आप जो बर्तन जो होता है वो हीट के जरिए संपर्क में जाता है। तो एक भाग में मान के चलिए हंडिये जो है, बर्तन जो है, कोई भाग बर्तन का कोई भाग अगर हीट के संपर्क में जाता है तो क्या होता है, हीट धीरे धीरे वो बर्तन के सभी भागों में पसर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वह क्या होती है, ऊष्मा का सुचालक होती है। ऊष्मा का सुचालक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का एक भाग से दूसरे भाग चले जाना। ऊष्मा के सुचालक का मतलब ऊष्मा के एक भाग से दूसरे भाग चले जाना। विद्युत का सुचालक का मतलब क्या हुआ, विद्युत का एक भाग से दूसरे भाग चले जाना। मान के चलिए
लोहा रहता है, एक साइड करंट रहेगा, उस साइड भी आप टच करने का प्रयास कीजिए, उसे टच नहीं करना चाहिए। ये इस तरह से चेक कीजिएगा तो आप ही चेक करा दीजिएगा। तो ये गलत तरीका है। मास्टर अगर मान के चलिए अगर विद्यार्थी रहे किसके जैसा, भरतराज के जैसा। बाद में तो भरतराज में उसको ज्ञान मिला। भरतराज पहले क्या था, पूरा भूस्कोल से भूस्कोल विद्यार्थी था, लेकिन बाद में उसको जब एक अच्छा शिक्षक मिला, एक अच्छा गुरु मिला, उसको एक नया पहचान तब उसको मिला। भरतराज बहुत बड़का आदमी बना बाद में। भरतराज के बारे में बचपन में कहानी पढ़ा होगा। भरतराज क्या था, परम भूस्कोल, इतना मंदबुद्धि था जिसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम आपको जब हम जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, कोई भी धातु होगा वो अपने से होकर क्या करने देगा, विद्युत का प्रवाह होने देगा, विद्युत एक भाग से दूसरे भाग जाने देगा। जैसे मान के चलिए एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, एक भाग करंट सटाइएगा, दूसरे भाग टेस्टर से जांचेगा तो पता चलेगा करंट जाएगा ना। तो कोई भी धातु अपने से होकर करंट गुजरने देता है, जाने देता है। सुचालक का मतलब क्या हुआ, एक भाग से दूसरे भाग का जाने देना, एक भाग से दूसरे भाग प्रवाहित होने देना। तो धातु क्या होती है, उष्मा की सुचालक होती है। उष्मा की सुचालक कैसी होती है, कोई भी बर्तन हीट के संपर्क में जाएगा तो धीरे धीरे वो हीट का प्रसार संपूर्ण बर्तन पे चल जाता है। करछुले के लेते हैं, ऐसे ऐसे मान के चलिए ऐसी करते रहते, कदीम सब्जी को हिलाते डुलाते रहते हैं, धीरे धीरे वो करछुल गर्म होगा, धीरे धीरे इधर भी गर्म होते जाते रहता है। तो उष्मा का प्रसार धीरे धीरे एक भाग से दूसरे भाग की ओर होने लगता है। तो उसे ही कहते हैं हम लोग उष्मा की सुचालक। करंट के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। जब ये एक वायर किसी भी तार के एक हिस्सा में आप मान के चलिए करंट दीजिएगा, दूसरे हिस्सा को टच कीजिएगा टेस्टर लेकर के, आप खुद नहीं टच करना है, टेस्टर लेकर टच करते तो करंट तो जाते रहता है। तो धातु का मतलब वही जो उष्मा और विद्युत का सुचालक हो। और ये जितने भी धातु होते हैं समानता क्या होती है, कठोर होती है। जैसे देखिए एल्यूमिनियम में देखिए, लोहे देखिए, चाहे कपड़े देखिए, कोई भी धातु जनरली क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन अपवाद तो हर एक जगह है। अपवाद अपवाद हर एक स्थिति में, जब जब दुनिया संसार रहेगा अपवाद रहेगा। जनरली बच्चा क्या होता है, नहीं पढ़ने के कारण से क्या होता है, भूस्कोल होता है। उसी में से क्या होता है 99 नंबर में लाने वाला होता है। तो कम में रहता है, तो कम में रहता है इसका मतलब अपवाद। जैसे मान के चलिए धातु समानता जनरली क्या पाया जाता है, ज्यादातर मात्रा में कठोर होती है, लेकिन इसी में क्या होता है, कुछ धातु ऐसी होती है जो मुलायम होती है, जिन्हें हम लोग चाकू से काट सकते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम लिथियम कैल्शियम, ये सारे यहाँ देखिए ये छोटा 7वां नंबर जो है प्रॉपर्टी जो लिखा है, क्षारीय धातु सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और इसके बाद लिथियम, ये सारी धातु इतनी मुलायम होती है जिसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं धातु समानता क्या होती है। धातु समानता क्या होती है, धातु समानता कठोर होती है, लेकिन अपवाद में कहेगा कि ऐसी धातु का नाम बताइए जो कठोर नहीं होती है, मुलायम होती है। तो वो क्या है, सोडियम पोटेशियम लिथियम, ये तीनों ऐसी धातु है जो जिन्हें हम लोग चाकू से भी काटेंगे तो कट जाएगा। तो ये समानता कठोर होती है। कहेगा विद्युत और उष्मा का, ये पहला प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, यह विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। किसका, इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। किसका, धातु एवं अधातु का। निम्न का मतलब क्या होता है, कम। कम का मतलब क्या हुआ, अब मान के चलिए इसका गलनांक एवं क्वथनांक इसका मान के चलिए निम्न रहता तो क्या होता है, जब ये इसको मान के चलिए थोड़ा सा भी हीट पे जाती, थोड़ा सा भी हीट पड़ता तो क्या होता है, गल जाता है। क्या लोहा जल्दी गलता है? एल्युमिनियम का बर्तन देखो कब लाए रहता है, कब तक चलता है, उसका बर्तन का यूज करते हैं, कहाँ गलता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको जिस टेम्परेचर पर गलना चाहिए, इसका मतलब उसको गलने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी तभी गले। गलता तो है, गलेगा नहीं तो उसी में वो बर्तन कैसे बनाया होगा। बर्तन बनाने का मतलब क्या, वो बर्तन बनाने से पहले उसको गलाया होगा, तब न जिस सांचे में ढाला होगा उस सांचे का बर्तन बनाया होगा अपने हिसाब से। कोई भी चीज गलबे नहीं करेगा तो उसको तो अपने मन हिसाब से, अपने मन के अनुसार से उसको आकृति सेप और साइज नहीं दे सकते। गलेगा कोई भी चीज, मान के चलिए मिट्टी लाए, मिट्टी को हमें इधर उधर करे नहीं सकते, तो मिट्टी को घड़ा बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं। उसको अपने मन के हिसाब से सेप और साइज देने के लिए उसको गलाना पड़ेगा, तब न अपने मन के अनुसार से होगा उसका काम। ये तो गलता तो है, लेकिन इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होता है। इधर उधर से हम साधारण टेम्परेचर पे ये नहीं गलेगा। गलनांक का मतलब वही जिस टेम्परेचर पे कोई पदार्थ गलने लगता है, या जिस टेम्परेचर पे कोई पदार्थ वाष्प रूप में उबलने लगता है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, क्वथनांक। तो जल्दी वाष्प रूप में थोड़ी बदलेगा, इधर उधर अगर बदलने का रहता तो लोहिया बर्तन का इस सब का इस्तेमाल कितना दिन से करते, कहाँ गलता है बोलता है। वो थोड़ा गिरावट तो आती है घर्षण के कारण से, ज्यादा हम लोग यूज करते हैं तो मान के चलिए नए समय में लाते हैं तो बढ़िया रहता है दिखावट, इसके साथ ही साथ उसकी मजबूती भी नया समय में जो है अच्छा रहता है। तो इंसान का भी वही बदलते समय के अनुसार से, बढ़ते समय के अनुसार से इंसान चले जाता है तो वो बर्तन है। तो इंसान का भी रंग रूप, उसकी ताकत मजबूती आयु बढ़ने के साथ घट जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, धातु का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। इधर उधर टेम्परेचर को गलेगा नहीं, गलने का रहता तो बर्तन तुरंत गल जाता है, कहाँ गलता है।
इसका गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक का मतलब जल्दी गलता नहीं है, क्वथनांक का मतलब जल्दी वाष्प रूप में बनेगा नहीं। इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं सभी जगह क्या है, अपवाद है। इसके अपवाद में क्या है, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम क्या है, एक ऐसे धातु है जिसका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, कम होता है, जिसकी वजह से आप इसको हथेली पर भी रखिएगा, हाथ में भी रखिएगा तो ये पिघलने लगेगा। हम क्या बता रहे हैं, क्या कि निम्न में एक ऐसे धातु, निम्न में एक ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जिसका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। तो वो धातु क्या है, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम यहाँ आप लिख लेंगे क्या, अपवाद में, अपवाद में लिख सकते थे, अपवाद में गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम दो ऐसे धातु है जिसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसको हथेली पर भी रखिएगा तो गलना प्रारंभ कर देगा ना। अब देखिए ये आघात वर्ग तथा तन्य होती है। धातु के बारे में सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं। आघात वर्ग का मतलब कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लेता है कि आघात वर्ग और तन्य में क्या अंतर है। 2 नंबर के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक को पलट के देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो आघात वर्ग का मतलब क्या होता है, आघात का मतलब प्रहार करना, प्रहार का मतलब हथौड़ा के सहायता से, किसी भी चीज के सहायता से जब धातु को पतले तार के रूप में खींचते हैं, हथौड़ा पीट पीट कर जो पतले चादर के रूप में खींचते हैं, तो उसको कहते हैं आघात वर्ग। आघात मतलब आघात कर लीजिए, प्रहार मार, तो उसमें हम लोग कहते हैं आघात वर्ग। यानी कि धातु को पीट पीट करके, आघात करके, हथौड़े की सहायता से पीट पीट करके पतली चादर के रूप में फैलाने की क्षमता को, पतली चादर के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, आघात वर्ग। ऐसे नॉर्मल खींच देंगे तो उसको कहेंगे तन। तन का मतलब तनाना, ताने चाहिए तो वो पीटे पीटे नहीं सीधे नॉर्मल तन देंगे। आघात वर्ग, आघात वर्ग नामे से है आघात। आघात मतलब क्या हुआ, प्रहार करके। जब धातु को प्रहार करके हम लोग पतली चादर के रूप में खींचते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं आघात वर्ग। ऐसा ही नॉर्मल धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहते हैं हम लोग तन या तन्यता। तन्यता, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन या तन्यता, और धातु को हथौड़े के सहायता से पीट पीट कर पतली चादर के रूप में खींचने की क्षमता को। सोना चांदी सबसे अधिक आघात वर्ग धातु होती है। सोना चांदी यहाँ लिख सकते थे, यह आघात वर्ग तथा तन्य होती है। जैसे सोना एवं चांदी सबसे अधिक आघात वर्ग होती है, जैसे सोना एवं चांदी सबसे अधिक विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। यहाँ पे लिख सकते थे जैसे में, जैसे मान के चलिए विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, या चांदी तथा सोना विद्युत तथा उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। यहाँ पे लिख सकते थे जैसे में। यह समानता कठोर होती है। अपवाद में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये इतने मुलायम होती है जिन्हें हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो बनाने के लिए आपको पॉइंट लिखने का रहेगा तो बहुत सारे बात लिख सकते हैं ना। यह आघात वर्ग तथा तन्य होती है। जैसे में सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ग धातु है। इसकी अपनी एक विशेष चमक होती है। हर एक धातु का अपना अपना, हर एक धातु का क्या है, एक अपना एक विशेष कलर होता है ना। हर एक धातु का क्या होता है, एक विशेष कलर होता है। जिस तरह से हर एक व्यक्ति का नाम अपने आप में खास होती है, ठीक उसी तरह से जितने भी धातु है उसका कहीं न कहीं एक अपना कलर होगा, एक अपना विशेष रंग होगा। इसके साथ ही साथ यह कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे हम लोग कहते हैं ध्वनिक। धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सोनोरस और हिंदी में कहते हैं ध्वनि ना। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही साथ क्या लिखा है, क्षारीय धातु, जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये सारे कौन सी धातु है, तो क्षारीय धातु। इन क्षारीय धातु का गलनांक क्या होती है, कम होती है। इन क्षारीय धातु का गलनांक एवं क्वथनांक कम होती है। कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा निम्नलिखित में किसका गलनांक कम होगा धातु के अंदर में, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का गलनांक कम होगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का गलनांक, लिथियम का गलनांक कम होगा। गलनांक कम है तब नहीं आसानी से चाकू से काट लेते हैं इसको, बात तो समझिए। कटने वाला है, मुलायम है, तब नहीं इसको काट पाते, नहीं तो नहीं काट पाते। एक सिंपल चाकू से काट लेते हैं किसको, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम धातु को, इसको आसानी से काट लेते हैं। तो हम ये ऐसा कर सकते हैं कि आप लोगों ने धातु का क्या गुण धर्म है, इसको आप लोगों ने बेहतर तरीका समझ लिए होंगे। धातु के बारे में कहेगा कि धातु के गुणधर्म को लिखे। कई रूपों में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धातु के 2 भौतिक गुणधर्म को लिखे, या 5 नंबर में आ जाएगा धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म को लिखे। तो धातु को पहचानने का सिंपल तरीका क्या है, धातु अपने से होकर उष्मा को भी जाने देगा, विद्युत को भी जाने देगा। धातु को पीटेंगे तो आवाज उत्पन्न होगा। देखो लोहा को एल्यूमिनियम को बचे टन की आवाज देते रहता है ना, तो इन सबको पीटेंगे तो आवाज उत्पन्न करेगा। ये अपने से उष्मा को जाने देगा, विद्युत को भी जाने देगा। इसको गलाने के लिए जाएंगे तो ज्यादा सैंपल टेम्परेचर पर नहीं गलेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका गलनांक एवं गलेगा तो, लेकिन इसको गलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा। इसलिए इसको कहते हैं
इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, यानी कि ये गलेगा तो कैसे गलेगा, उसको लिए टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ये हम आशा कर सकते हैं आप लोगों ने समझ होंगे। ये आघात बड़े उत्पन्न होती है, यानी कि पीटेंगे तो ओवर भी पतले चादर के रूप में बदलेगा, या खींचेंगे भी, कुछ ऐसे धातु जिसको हम लोग खींच सकते हैं। इसकी अपनी एक विशेष चमक होती है, हर एक धातु का अपना एक कलर होता है, अपना एक विशेष कलर होता है। कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है। क्षारीय धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। इतना बात लिख दीजिएगा। और अपवाद में क्या क्या है उसको भी ध्यान में रखना है। इतना बात लिख दीजिएगा, आपको काम आ जाएगा, आपको एक भी अंक नहीं कटेगा। अब इसके बाद देखिए, इसका विपरीत में लिख देंगे। इसमें धातु का विपरीत, यानी कि इसमें जो भी गुण पाया जाता है इसमें नहीं पाया जाएगा। इसमें ये विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है, इसमें लिखेंगे ये विद्युत तथा उष्मा का सुचालक। लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है, उष्मा का सुचालक होता है। अपवाद में तो अपवाद तो सभी जगह अपवाद यहाँ पे लिखेंगे। अपवाद, अपवाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अपवाद में ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जहाँ हम समझा रहे हैं, अपवाद में ग्रेफाइट विद्युत का, अपवाद में ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इस तरह से इसे पीटने पे, जब ये धातु को पीटिएगा तो चूर-चूर हो जाएगा। धातु को पीटते हैं तो पतली चादर के रूप में बदल जाता है। जैसे मान के चलिए टीन और को पीटिएगा तो और ना पतली चादर के रूप में बदल जाता है। लोहे को पीटिएगा, एल्यूमिनियम को पीटिएगा तो पतली चादर के रूप में बदल जाता है। लेकिन इसको पीटिएगा तो डायरेक्ट भंगुर हो जाएगा, चूर-चूर हो जाएगा। इसमें हर एक अधातु का अपना एक खास चमक नहीं होता। अपवाद तो हम सभी जगह बता रहे हैं। आयोडीन अधातु होते हुए क्या होती है, आयोडीन अधातु होते हुए क्या होती है, चमकीला होती है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में है कि निम्न में कौन एक ऐसे अधातु है जो चमकीला होता है, तो आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए क्या होती है, चमकीला होती है। हीरा क्या है, हीरा अधातु है जो कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, धातु समानता कठोर होती है। यहाँ पे लिखेंगे अधातु समानता कठोर नहीं होती है। इन्हें पीटने पे क्या होता है, ये चूर-चूर हो जाता है। लेकिन अपवाद तो सभी जगह है, हम बताए। अपवाद हर एक स्थिति में हमेशा रहेगा ही। अधातु समानता कठोर नहीं होती है। अपवाद में हीरा दुनिया के सबसे कठोर है। हीरा दुनिया के सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इस तरह से निम्नलिखित में कौन एक ऐसा अधातु है जो दुनिया की सबसे कठोर पदार्थ है, वो है हीरा। निम्न में कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो होता है ग्रेफाइट। इस तरह से ध्यान रखिएगा। इसमें कोई खास चमक नहीं होती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी इसमें ये चमकीला होता है। अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। जबकि धातु किस अवस्था में पाई जाएगी, ठोस अवस्था में पाई जाएगी। इसके साथ ही साथ द्रव अवस्था में पाई जाएगी, गैस अवस्था में नहीं पाई जाएगी। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होती है। और यहाँ क्या लिख सकते थे, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होती है। धातु का ऑक्साइड यानी कि 8वां पॉइंट में लिख सकते थे, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होती है। यहाँ पे लिखे अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होती है। तो इस तरह से हम यहाँ से कर सकते हैं कि आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीका समझ लिया होंगे। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनेगा उस पर हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होती है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होती है। देखिए अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। आप मान के चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो रूम के टेम्परेचर पे, जो एक समान कमरे के तापमान पर, रूम के टेम्परेचर एक ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर, अपने कमरे के टेम्परेचर पे क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो एक ऐसे अधातु का नाम बताइए। यहाँ लिखिए, तो लिख ही लीजिए ऑब्जेक्टिव ग्रुप में। एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था बोला नहीं है। ब्रोमीन, आंसर में देंगे क्या, ब्रोमीन, Br। इसको लिखना है। अभी हम जितना मेहनत करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अभी हम देह नहीं रख सकते हैं दूसरे की तरह। गाँव घर के अंदर में क्या होता है, यहाँ से पढ़ाई लूज करते हैं सभी जगह। इसके साथ ही साथ धातु के बारे में हम क्या पढ़ाए आपको, धातु के बारे में पढ़ाए। धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पाए एक ऐसे धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। रूम के टेम्परेचर में
ऑब्जेक्टिव रूप में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, यानी कि धातु या अधातु से। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। वैसे तो अधातु के बारे में आपको बताया, अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। तो गैस अवस्था में कौन कौन से, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठोस अवस्था में जैसे मान के चलिए सल्फर हो गया, इसके साथ ही साथ हो गया जिसके बारे में कक्षा में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं। तो ठोस अवस्था में वही हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। हालांकि ये अधातु है, अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती है। गैस अवस्था में तो आपको मालूम ही है। इसके साथ ब्रोमीन, ये जो ऐसा अधातु है जो कि रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन क्या हो गया, द्रव अवस्था में। और ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे अधातु क्या होती है, गैस अवस्था में। इसके साथ ही साथ सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारे अधातु इस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पे हम आशा कर सकते हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सीख लिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो होती है ब्रोमीन। आघात वर्ग और तन्य का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में पूछते रहता है। तो आघात वर्ग का मतलब होता है धातु को पीट पीट करके पतली चादर के रूप में खींचने की क्षमता। आघात को मतलब प्रहार करेंगे, चोट करेंगे, चोट देंगे, चोट लगा करके, यानी कि हथौड़े के सहायता से, चाहे किसी भी चीज के साथ आघात करेंगे, प्रहार करेंगे, तब जो वो पतले चादर में बदल जाएगा तो उसको कहेंगे आघात वर्ग या आघात वर्जिता। तन्यता का मतलब क्या हुआ, धातु को ऐसे ही पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता। सोना चांदी सबसे अधिक आघात वर्ग है, यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहते हैं तन्यता। जैसे सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ध्वनिक का मतलब क्या हुआ, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो आवाज उत्पन्न करती है, उन्हें ध्वनिक कहते हैं। ध्वनिक का मतलब क्या हुआ, सोनोरस कहते हैं। तो हमें ऐसा कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो द्रवावस्था में पाई जाती है। तो उसका जवाब क्या देंगे, पारा। पारा का मतलब Hg, जो थर्मामीटर में रहता है पारा रे। नहीं तो पारा का डेफिनेशन हमारे यहाँ के विद्यार्थी बहुत बढ़िया दिया था। पारा वो होती है जो गेहूं को खा जाता है, पारा वो होती है जो एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो द्रवावस्था में पाई जाए। तो उसका जवाब क्या देंगे, पारा। धात्विक चमक के बारे में भी पूछा जाता है कि धात्विक चमक से आप क्या समझते हैं। तो धातु अपने शुद्ध रूप में क्या होती है, हर एक धातु की क्या होती है, एक अपना अलग कलर होता है, एक अपनी विशेष चमक पाई जाती है सभी धातु के अंदर में। तो धातु के इसी गुणधर्म को कहते हैं हम लोग धात्विक चमक। धातु अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है, धातु के इसी गुणधर्म को क्या कहते हैं हम लोग बाबू, धात्विक चमक कहते हैं। इस तरह से हम आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इस टॉपिक को एक बेहतरीन तरीके से समझ लिया हो। कहीं पर भी दिक्कत आई हो जरूर कमेंट कीजिए।